शुरुआत करते हैं आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की। महज एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराने से लेकर तांबे को पिघलाने तक का सफर। ये सिर्फ पुराने पत्थरों और खंडहरों की कहानी नहीं है, ये उस इंसानी जिद और लगातार होते नवाचारों की कहानी है जिसने हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आज हम इस पूरी यात्रा को क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझेंगे और इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे, पुरापाषाण की शुरुआत से लेकर ताम्रपाषाण काल के अंत तक। तो चलिए सीधे पहले भाग में गोता लगाते हैं। पुरापाषाण काल यानी इंसानी सभ्यता की सबसे पहली आधारशिला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी नवाचार लाखों सालों में एक के ऊपर एक जुड़ता चला गया। 2.5 मिलियन साल पहले पहले पत्थर के औजार बने, फिर 1.5 मिलियन साल पहले आग पर कंट्रोल पाया गया, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसके बाद 10,000 ईसा पूर्व में हिमयुग खत्म होता है और माइक्रोलिथ्स यानी छोटे औजार आते हैं। इसने 8,000 ईसा पूर्व की उस विशाल कृषि क्रांति का रास्ता साफ किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर 6,000 ईसा पूर्व में तांबे को पिघलाने की कला ने तो विकास की स्पीड ही बढ़ा दी। इन ऐतिहासिक घटनाओं को अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो कहानी और भी साफ हो जाती है। ये कोई एक जगह घटने वाली घटना नहीं थी। जहां एक तरफ तुर्की में गोबेकली टेपे जैसे रहस्यमयी ढांचे बन रहे थे, तो ठीक उसी वक्त हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भी बहुत कुछ हो रहा था। भीमबेटका की गुफाओं में कला आकार ले रही थी और मेहरगढ़ जैसे महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित हो रहे थे। अब औजारों की बात करें तो ये विकास महज पत्थरों के आकार का विकास नहीं था। एक भारी भरकम पेबल चॉपर से शुरुआत करके इंसान सटीक कटाई वाले टूल्स और अंत में हड्डी से बनी बारीक सुइयों तक पहुंच गया। ये सीधा सबूत है कि जैसे जैसे जरूरतें बढ़ीं, इंसानी दिमाग कैसे तेज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे भाग पर, मध्य पाषाण काल का संक्रमण, जिसका पूरा क्रेडिट बड़े जलवायु परिवर्तन को जाता है। इसे एक रिपल इफेक्ट की तरह समझा जा सकता है। हुआ यूं कि हिमयुग के खत्म होते ही धरती का तापमान बढ़ने लगा। विशालकाय जानवरों की जगह अब छोटे और बहुत तेज भागने वाले जानवरों ने ले ली। अब भारी पत्थरों से तो उनका शिकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए 1 से 5 सेंटीमीटर के बेहद छोटे औजारों का आविष्कार हुआ, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इन्हीं को लकड़ी में फंसाकर धनुष बाण बने। और हाँ, राजस्थान के बागूर जैसी जगहों से पता चलता है कि इसी समय हमने पहली बार कुत्तों को पालतू बनाना भी शुरू किया। इसके बाद आता है इतिहास का सबसे अहम मोड़, हमारा तीसरा भाग, नवपाषाण क्रांति, जब इंसान ने अपना खाना खुद उगाना सीखा। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक आत्मनिर्भर चक्र को दर्शाती है। खेती शुरू हुई तो पहली बार सरप्लस या जरूरत से ज्यादा खाना पैदा हुआ। जब खाने की तलाश में दर-दर भटकना बंद हुआ तो स्थायी बस्तियां बसीं और इस ठहराव ने लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने की आज़ादी दी, जिससे पॉटरी और विशेष कारीगरी का जन्म हुआ। लेकिन एक सेकंड रुकिए, तुर्की के गोबेकली टेपे ने इतिहास की इस पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। पुरानी सोच थी कि पहले खेती आई, फिर लोग बसे और उसके बाद धर्म या बड़े स्मारक बने। लेकिन यहां तो बिना खेती वाले शिकारियों ने 10 टन भारी पत्थर के खंबे खड़े कर दिए, वो भी बिना पहिए या आधुनिक मशीन के। अब इस भारी भरकम निर्माण के लिए इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ का पेट कैसे भरा जाए? शायद इसी मजबूरी ने उन्हें खेती का आविष्कार करने पर मजबूर किया। मतलब स्मारकों ने खेती को जन्म दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। खेती ने सिर्फ हमारे रहने का तरीका नहीं बदला, चौथे भाग में हम देखेंगे कि इसने हमारे समाज और आहार को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पुरापाषाण काल का आहार देखा जाए तो इसमें कंदमूल, शिकार और अनगिनत वैरायटी थी, एक तरह से जिसे आज हम पैलियो डाइट कहते हैं। लेकिन नवपाषाण काल तक आते आते इंसानों का खाना मुख्य रूप से अनाज और दूध तक सीमित हो गया। खाना भले ही भरोसेमंद हो गया हो, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत कम हो गई थी। सबसे बड़ी बात, इंसानी शरीर को इस नए अनाज वाले आहार की आदत डालने के लिए बहुत ही कम समय मिला, जो हमारे लिए एक बड़ा बायोलॉजिकल शॉक था। खाने के साथ साथ समाज का ढांचा भी गहराई से बदल रहा था। शुरुआती नवपाषाण काल में समुदाय गहरे रूप से समतावादी थे, सब कुछ साझा होता था और अन्न भंडार सार्वजनिक थे। लेकिन उत्तर नवपाषाण काल आते आते सब बदल जाता है। बड़े बड़े घर और निजी भंडार सामने आने लगे। यहीं से निजी संपत्ति, संचित धन और सामाजिक ऊंच नीच या असमानता की शुरुआत हुई।
अब हम पहुंच चुके हैं इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग में, ताम्र पाषाण काल यानी धातु विज्ञान की शुरुआत। तांबे को पिघलाने वाली भट्ठी की ये तस्वीर उस बड़े बदलाव को खूबी दिखाती है। इसकी तेज गर्मी ने सिर्फ धातु को ही नहीं पिघलाया, बल्कि पत्थर के युग के पुराने व्यापारिक नेटवर्कों को भी ध्वस्त कर दिया। अब तांबे का काम करने वाले विशेष कारीगरों का एक नया और सम्मानित वर्ग उभरकर सामने आया। दक्षिण एशिया में इस नए युग का स्थानीय असर एकदम साफ था। शुरुआती कृषक समुदायों ने अपने विशिष्ट पहचान वाले बर्तन बनाने शुरू किए। आहड़बनास, मालवा, कायथा और जोरवे संस्कृतियों के इन बेहद जीवंत डिजाइनों को देखा जा सकता है। ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, बल्कि ये उस समय उभर रहे जटिल समुदायों की अलग-अलग पहचान और उनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के प्रमाण थे। इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने के लिए ये समरी टेबल एकदम सही है। यह साफ तौर पे दिखाती है कि हमारा प्रागैतिहासिक काल अज्ञानता या ठहराव का दौर बिल्कुल नहीं था। ये एक के बाद एक होने वाले नवाचारों की एक अटूट चेन थी। 2.5 मिलियन साल पहले के साधारण पत्थर से लेकर पिघले हुए तांबे तक, हर एक युग ने अपने से पहले वाले युग की नींव पर निर्माण किया और इंसान को लगातार आगे बढ़ाया। और अंत में ये पूरा सफर हमें एक बेहद उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या खेती का आना, सामाजिक पदानुक्रम का बनना और धातुओं का इस्तेमाल, क्या इन प्रागैतिहासिक बीजों ने आज की इस आधुनिक सभ्यता को उसी वक्त तय कर दिया था? हमारे प्राचीन पूर्वजों ने अनजाने में ही मानव सभ्यता को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए आगे सोचने का एक गहरा विषय है। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।